हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे हम। अल्फा लिमिटेड एक्वायर्ड 3,200 शेयर्स इन बीटा लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017। द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है दोनों कंपनी की, अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड। और ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्फा लिमिटेड ने 3,200 शेयर खरीदा है बीटा लिमिटेड का। ठीक है बच्चों, आप इसमें एक बार चेक करेंगे बीटा लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो शेयर का डिटेल देखना है तो आपको शेयर कैपिटल देखना है। शेयर कैपिटल देखो बच्चों 4 लाख का है। ठीक है, अब 4 लाख का शेयर कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपीज का है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर लो, तो ये जो 4,000 शेयर आएगा। 4,000 शेयर है टोटल में, जिसमें से 3,200 शेयर किसने ले लिया है, अल्फा लिमिटेड ने। तो क्या हम परसेंटेज निकाल के चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है। ये 3,200 डिवाइडेड बाई 4,000 करेंगे आप तो ये आएगा 80%। मतलब 80% शेयर एक्वायर किया गया है अल्फा लिमिटेड द्वारा। अल्फा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बीटा लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद ये कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। लोन फ्रॉम बैंक, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों कंपनी के डिटेल्स है। वैसे बिल्डिंग मशीनरी हो गया। ये शेयर्स इन बीटा लिमिटेड 6,80,000, मतलब अल्फा लिमिटेड ने शेयर्स इन बीटा लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितने पैसे लगाए थे, 6,80,000। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 3,200 शेयर खरीदने के लिए अल्फा लिमिटेड ने 6,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए। बाकी ये करंट असेट्स दिए हुए, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड कैश। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड इंक्लूड 24,000 ड्यू टू बीटा लिमिटेड। मतलब अल्फा लिमिटेड का क्रेडिटर्स कितना है बेटा, 94,200। और 94,000 में 24,000 वो अमाउंट है जो हमें बीटा लिमिटेड को देना है, अल्फा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को देना है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड इज 72,000 विच रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बीटा लिमिटेड का, कितना बैलेंस है, 72,000 रुपीज। वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि ये प्रॉफिट कंपनी ने 31 मार्च 18 वाली जो साल खत्म हुई उसमें कमाया। मतलब इसमें कोई पुराना प्रॉफिट नहीं है, 72,000 पूरा प्रॉफिट इन्होंने 2017-18 में कमाया हुआ है। बिल्स पेएबल ऑफ बीटा लिमिटेड इंक्लूड्स 8,000 बिल एक्सेप्टेड फॉर अल्फा लिमिटेड। तो बिल्स पेएबल बीटा लिमिटेड का देखो 16,800 है, इसमें 8,000 का बिल एक्सेप्ट किया है हमने जो हमें अल्फा को देना है। मतलब इसमें से 8,000 रुपये किसको देना है, अल्फा को। मतलब बिल्स रिसीवेबल में भी दिख रहा होगा 8,000 रुपये, लेकिन उसमें से 2,000 रुपये डिस्काउंट कर लिया गया था अल्फा द्वारा, विच डिस्काउंटेड द बिल्स ऑफ ₹2,000 आउट ऑफ देम। मतलब इसमें शुरू में 8,000 रहा होगा, पर 8,000 में से 2,000 का क्या किया उन्होंने, बिल डिस्काउंट कर लिया। बिल क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। बिल डिस्काउंट होने के बाद वो 8,000 नहीं रहेगा, वो अब कितने हो गया, 6,000। क्योंकि जो बिल्स रिसीवेबल है अल्फा लिमिटेड में, जो जितना बिल आप डिस्काउंट कर लेते हो, मतलब बैंक से आप उतना पैसा ले लेते हो और वो बिल आप बैंक को दे देते हो, तो 2,000 का बिल अल्फा लिमिटेड ने डिस्काउंट कर दिया है, तो वो बैंक से पैसा ले लिया होगा और वो बिल चला गया होगा बैंक के पास। आपको बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके पॉइंट आपको समझता है। 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। चलिए मैं क्वेश्चन समझाते वक्त थोड़ा एक बार इसको ब्रीफ कर दूंगा। और ऑन 31st March 18, building of Bida Limited are found undervalued by ₹40,000 and machinery is overvalued by ₹20,000। तो 31 मार्च 18 को पता चला है कि भाई बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40,000 से कम है, अंडरवैल्यूड बाय 40,000, मतलब 40,000 से उसकी वैल्यू कम है तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और मशीनरी की जो वैल्यू है ओवर वैल्यूड है 20,000 से, मतलब मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी। तो ये रिवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट है। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो इसमें हम जो अब इम्पोर्टेंट आपको इससे पहले बताया है कि सबसे पहले जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंटली कैलकुलेट करना होता है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालनी होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वे दोनों चीज़ निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो यदि हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करें
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो वो कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नेट एसेट्स एक्वायर्ड। तो नेट एसेट्स एक्वायर्ड की वर्किंग भी हमें बनानी होगी, तो एक काम करते पहले वो बनाते हैं। देखो जो फर्स्ट हमारा वर्किंग रहेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसको हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो यहाँ हम इधर लिखेंगे प्री डेटा, यहाँ लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन वाली डेटा। अच्छा आप देखेंगे तो ये ईयर चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 से, क्वेश्चन में ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2018 को, और शेयर एक्वायर किया गया 1 जुलाई 2017 को। समझ रहे हो, यहाँ पे अल्फा लिमिटेड ने शेयर लिया 3200 शेयर लिया। ठीक है, तो ये डेट हो गया हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन ये डेट है। इसके पहले का जो डिटेल है उसको हम प्री एक्विजिशन बोलेंगे, उसके बाद वाले को पोस्ट एक्विजिशन बोलेंगे। प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन ये जो हम एनालिसिस करेंगे ये बीटा लिमिटेड का जनरल रिजर्व्स और सरप्लस इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। चलिए चेक करते हैं हम। देखो बीटा लिमिटेड का 2,40,000 का कैपिटल रिजर्व है, और ये कैपिटल रिजर्व 1 जुलाई 2017 का है कि उसके बाद का है, तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ये कैपिटल रिजर्व 1 जुलाई 2017 का है, प्री एक्विजिशन का है। और 72,000 के बारे में इन्होंने बोला कि ये जो प्रॉफिट है हमने पूरा साल भर में कमाया है, वो ये पॉइंट में बोला है। तो ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम देख लेंगे अभी। तो यहाँ लिख दो कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट है वो है हमारा 2,40,000, वो पूरा प्री एक्विजिशन है, उसका पोस्ट एक्विजिशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें चेंजेस रहेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस है उसमें ध्यान दो, प्रॉफिट लॉस का जो टोटल पैसा कमाया साल भर में वो 72,000 दिया है। अब 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं, 3 महीना, और उसके बाद होते हैं 9 मंथ। तो ये यहाँ तक जो 3 महीने में प्रॉफिट कमाया वो प्री में जाएगा, उसके बाद वाला पोस्ट में जाएगा। 72,000 साल भर का है, एक महीने का कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 इंटू 3 18,000 हो गया प्री एक्विजिशन में, और 54,000 हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन में। 6,000 इंटू 9, समझ में आ रहा है। मतलब हम ये मानेंगे कि हर महीने 6,000 रुपये कमा रहा था, क्योंकि 72,000 साल भर का कमाया है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 18,000। तो यहाँ आएगा 18,000 और यहाँ आएगा पोस्ट एक्विजिशन में 54,000। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ रीवैल्यूएशन की चर्चा भी किया गया है। रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन दो चीज़ की हुई है, एक है बिल्डिंग की और एक है मशीन की। और ये देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन चेक कीजिए आप। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 31 मार्च 2018 बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 40,000। डेट कौन सा बेटा, 31 मार्च 2018। यदि ये 1 जुलाई 2018 रहता था, 1 जुलाई 2018 या उसके पहले वाला डेट, तो ये डिटेल हम प्री एक्विजिशन में लिखते, पोस्ट एक्विजिशन में हम नहीं लिखते। लेकिन ये 31 मार्च 2018 को किया गया है, मतलब ये 1 जुलाई 2018 के बाद रिवैल्यूएशन हुआ, 1 जुलाई 2017 के बाद रिवैल्यूएशन हुआ, तो करके हम इसको पोस्ट एक्विजिशन में लिखेंगे। 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है और मशीनरी को घटाना है। तो भाई बिल्डिंग के ऊपर जो रिवैल्यूएशन है 40,000 से ऐड हो रहा है, और मशीनरी के ऊपर 20,000 से लेस हो रहा है। सॉरी, बिल्डिंग के ऊपर 40,000 ऐड करना है, मशीन के ऊपर 20। ये अंडर वैल्यूड है तो उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है, ओवर वैल्यूड है तो उसकी वैल्यू हमें कम करनी होती है। अब इसकी टोटल कर लेंगे, 2,58,000, और ये हो जाएगा बच्चों 54,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000, 74,000। तो इसको ही हम बोलते हैं
कैपिटल प्रॉफिट और ये रहेगा रेवेन्यू प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, दूसरे कलर से लिख दो। कैपिटल प्रॉफिट और ये रहता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाली जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले वाला जो रहेगा उसमें हमारा जो हिस्सा है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट रहेगा। अब इसमें से शेयर ऑफ एच लिमिटेड यहाँ नहीं है, आदत होगी मेरे को। शेयर ऑफ अल्फा, अल्फा लिमिटेड का शेयर निकाल लो और बीटा लिमिटेड का। इसमें अल्फा लिमिटेड का शेयर कितना है, देखो 2,58,000 का, इसको 80% है ना, तो इनके पास कितना रहेगा 20%। 2,58,000 का 80% लोगे बच्चों तो ये आएगा 2,06,400, और इसमें से माइनस कर दो ऊपर वाला तो ये आएगा 51,600, बराबर है। वैसे ही रेवेन्यू प्रॉफिट का 74,000 का 80% ले लीजिए आप, 59,200 ये जो प्रॉफिट है ये अल्फा लिमिटेड का है, और इसमें से आप 74,000 माइनस कर दे, 14,800 ये जाएगा बीटा लिमिटेड। ये दोनों का टोटल उतना ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक के वर्किंग में? भाई हमने पहले कैपिटल प्रॉफिट निकाल लिया, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू प्रॉफिट, उसमें अल्फा लिमिटेड का 80% है, बीटा लिमिटेड का 20% है। ये वर्किंग, ये रफ नोट है बेटा, ये रफ नोट है। उसके बाद जब ये कैलकुलेशन हो गई है हमारी, तो अब हम ये चेक करेंगे कि भाई अभी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो हम ये सेकेंड वर्किंग नोट जो आपका रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व की वर्किंग। ठीक है, अब इसके लिए हमें लगता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि हमने जो शेयर एक्वायर किया, हम कौन, अल्फा लिमिटेड, तो हमने 3,200 शेयर कितने में लिया है, आपको ध्यान में होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 6,80,000 रुपये। सर ध्यान में नहीं, एक बार बता दो ना। बता देता हूँ, यहाँ से पता किया मैंने, 6,80,000। ठीक है, ये कॉस्ट था। अब हमने नेट एसेट क्या क्या एक्वायर किया वो देखेंगे। देखो शेयर कैपिटल 4 लाख था, और ये दो को प्लस रेवेन्यू जो रिवेल्युएशन है उसको हमने रेवेन्यू और कैपिटल में ऑलरेडी बांट के रखा हुआ है। 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल था। चेक करेंगे अभी हम नेट एसेट जो एक्वायर किया वो। तो देखो यहाँ हमें लेस करना होता है नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट एक्वायर्ड में पहला तो भाई शेयर कैपिटल रहेगा। शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है हमारा, शेयर कैपिटल बेटा 4 लाख है टोटल, 4 लाख का 80%, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ। 4 लाख के 80% तो 3,20,000 ही आएगा। फिर इसमें हमें ऐड करना होता है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है तो वो हमने निकाले अभी, है ना। अब देखोगे तो ये कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, 2,06,400। रेवेन्यू अपना अल्फा लिमिटेड का चेक करेंगे, ये वाला नहीं लेना होता है, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट लेते हैं हम उसमें। 2,04,600, फिर से चेक कर लेते हैं, 2,06,400 है, सॉरी 2,06,400। इन दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा, 3,20,000 प्लस 2,06,400, 5,26,400, ये माइनस कर दो। अब देखो 6,80,000 रुपये दे के हमने 5,26,400 का नेट एसेट लिए, तो ज़्यादा पैसा दिए हमने, तो 6,80,000 माइनस 5,26,400, हमारा जो गुडविल हो गया वो हो गया 1,53,600। इतना हमने ज़्यादा पैसा दिए जिसको बोला जाएगा गुडविल। ठीक है, 1,53,600, तो ये भी हमें लगेगा बैलेंस शीट बनाने वक्त। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लगेगा, तो वो एक हम और कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
क्योंकि ये होली ओन्ड सब्सिडियरी नहीं है, पार्टली ओन सब्सिडियरी बच्चों। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो शेयर कैपिटल में क्या हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, आप निकाल लो। शेयर कैपिटल फिर से बेटा 4 लाख का 20%, क्योंकि 80% तो अल्फा लिमिटेड का है, तो बीटा लिमिटेड में 80,000 रुपये का शेयर कैपिटल दूसरों ने लेके रखा हुआ है। वैसे ही कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा उनका उनका क्या है वो देख लो, और रेवेन्यू प्रॉफिट का क्या हिस्सा है वो देख लो। वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, चेक करेंगे आप। ये देखो, कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है 51,600 और रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा है 14,800। 51,600 और 14,800, इसका टोटल कर लेंगे। 80,000 प्लस 51,600 प्लस 14,800, ये हो जाएगा 1,46,400। एक बार रीचेक कर रहे थे कोई फिगर लिखने में गलती तो नहीं हुई। 14,800 51,600 करेक्ट है। तो हमें 3 कैलकुलेशन लगता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है, ये जानना जरूरी होता है। तो एक एक वर्किंग हम पहले उसका बनाते हैं। अब ये तीनों वर्किंग होने के बाद आपको सीधा बैलेंस शीट बनाना हम शुरू करना है। तो हम हेडिंग देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, कब का है, एज ऑन 31 मार्च 2018, और ये हम बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, ये रहेगा नोट्स, इधर रहेगा अमाउंट। सबसे ऊपर रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसमें हमारा पहला रहता है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर ए रहता है शेयर कैपिटल, बी रहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपको ध्यान में होना है ये सब चीज़ें फॉर्मेट। फिर सेकंड, इसमें हम अब ये क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहेगा सेकंड पॉइंट। थर्ड फिर रहेगा, अब ये क्वेश्चन में एक बार ना देख लेंगे, शेड्यूल फटफट सभी बना लेते हैं अपन। एक बार क्वेश्चन में देखो क्या क्या आइटम है। देखो लोन है मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, ये रिजर्व सरप्लस में आ गया, ये कैपिटल में हो गया। बच्चे दोनों आ गए ट्रेड पेबल्स में, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों को हम ट्रेड पेबल में डाल सकते हैं, करंट लाइबिलिटी में आएगा। बिल्डिंग मशीनरी नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में आता है, टेंजिबल एसेट में। शेयर इन बीटा लिमिटेड ये एलिमिनेट कर देना होता है, आपको पता है, हम नहीं दिखाएंगे इसको। बाकी स्टॉक इन्वेंट्री बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में। कैश आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब शेड्यूल 3 में बार बार बोलते हो, आपको शेड्यूल 3 एक बार पढ़ लेना है फिर से। चलिए, अब इस हिसाब से हम अभी ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो इसमें एक तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी रहने वाला है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो 12 महीने बाद पे करना है हमें। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके अंदर वो लोन है, इसका शेड्यूल बनाएंगे हम। तो और उसके बाद फिर फोर्थ रहेगा इसमें करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट के बाद करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में ज़्यादा नहीं, एक ही ग्रुप है, ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड पेबल्स का। ठीक है, इसका एक बनाएंगे। फिर ये जो वैल्यू आएगी उसकी टोटल आ जाएगी यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देते टोटल। उसके बाद यहाँ से चालू होगा एसेट्स वाली सेगमेंट, जिसको सेकेंड जो चालू होगा। एसेट्स के अंदर भी पहला रहेगा नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर फर्स्ट रहता है प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। हम डायरेक्ट यही बनाएंगे। उस इसमें एक और आ जाएगा बेटा इनटेंजिबल एसेट्स।
इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सर कैसे समझा आपको? बेटा गुडविल है, गुडविल को लिखना पड़ेगा, गुडविल को एसेट साइड में लिखते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर इतना ही रहेगा इसमें, इन्वेस्टमेंट तो लिखना नहीं है क्योंकि एलिमिनेट हो जाता है। फिर आप बनाओगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे कर लेते, जगह बना लेते हैं। करंट एसेट्स रहेगा, करंट एसेट्स में पहला रहेगा इन्वेंट्री क्योंकि स्टॉक दिख रहा था वहाँ पे। दूसरा रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं तो भैया शेड्यूल 3 याद करके रखता हूँ, मुझे बार बार काम आता है, आपको भी बार बार काम लाना है ना तो याद करके रखो, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा लिख के। अब इसको एक बार शेड्यूल नंबर दे दे, कौन सा शेड्यूल नंबर, नोट्स नंबर ये रहेगा बेटा 1। इसको हम सेकेंड में बनाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सीधा वर्किंग नोट से ला लेंगे हम, वर्किंग नोट नंबर दे देंगे यहाँ पे, हमने लास्ट वाला किए थे वर्किंग नोट 3, आपको ध्यान में होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये तीसरा हो जाएगा, ट्रेड पेबल चौथा हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लाट इक्विपमेंट पाँचवा, इंटेंजिबल एसेट छठवा, इन्वेंट्री 7 8 9। कुल मिला के हम 9 लिखने के बाद ये बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा टोटल। अभी दिख रहा है ना, ऊपर बैलेंस शीट की हेडिंग है, मैं बाद में नीचे कर दूंगा आपको, अभी नीचे कर देता हूँ, आप ये ऐसा बना लेंगे फॉर्मेट, ठीक है। इतने देर पॉज करके हो जाता है ना बच्चों, उसके बाद ये आप लिखेंगे, फिर आप फॉर्मेट में नीचे ही लिख लेंगे। पहले फॉर्मेट बना लेना है मेन एक बार का, अलग अलग से भी कर सकते हो, पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके पेपर में जानी है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है तो पूरा आना चाहिए। नोट्स ऑन अकाउंट बहुत गंदा लिख के हो गया, नोट्स ऑन अकाउंट्स। अब ये जो एक लाइन से ऐसा बनाते जाएंगे, पहला है शेयर कैपिटल, बनाते भी जाएंगे और फाइनल भी करते जाएंगे। बेटा ये अल्फा लिमिटेड का सिर्फ, तो आप देखोगे तो अल्फा लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख। मैं चाहता हूँ अब एक बार ये बैलेंस शीट को ना ध्यान से देख लो क्योंकि बार बार उधर आना पड़ेगा। देखो आप भी इसको देखो, 10 लाख शेयर है, 10 लाख रुपीज़ शेयर का है और 100 रुपीज़ का एक है, तो 10 लाख यदि है और 100 रुपीज़ का एक है तो टोटल शेयर कितने हो गए बेटा, 10,000। तो यहाँ लिख देंगे हम इक्विटी शेयर 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच, ये कितना हो गया, 10 लाख। इसका टोटल भी 10 लाख ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा देख लो, क्वेश्चन में देखेंगे। देखो बेटे जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। जनरल रिजर्व है 4,80,000 और ये है 1,14,400। जनरल रिजर्व ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व कितना था, 4,80,000 और ये था हमारा 1,14,400। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट हमको मिला एस लिमिटेड से, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम एस नहीं बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड में जो हमारा शेयर है वो कितना था देखो, 59,200। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 59,200। देखो ये जो दो अमाउंट है वो कहाँ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। ये अमाउंट कहाँ गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए। और ये अमाउंट कहाँ गया,
रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये ऐसा ही होगा हमेशा, ध्यान में रखना है। 59,200 यहाँ लिख देंगे। इसका टोटल भी कर लेते हैं। 4,80,000, 1,14,400 प्लस 59,200, ये आ गया 6,53,600। ये यहाँ आ जाएगा 6,53,600, ये आ जाएगा 10 लाख। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने वर्किंग नोट 3 में बनाया है। कहाँ बनाया है? ये देखो, वर्किंग नोट 3, 1,46,400, तो वो यहाँ लिख देंगे 1,46,400। फिर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तीसरा नोट हमें बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ही है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। उसकी वैल्यू कितनी है देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। लोन फ्रॉम बैंक देखो 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये, तो वो लिख देंगे हम 1,60,000 रुपये। उसका टोटल भी उतना ही आएगा। इसमें डिवेंचर वगैरह रहते हैं तो वो भी आता है 1,60,000। ट्रेड पेबल की हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल्स। इसमें दो आइटम है बच्चों, एक है बिल्स पेबल, ठीक है, और ये अच्छा, ये लॉन्ग टर्म, ये पूरा ना अल्फा लिमिटेड का ही है, बीटा लिमिटेड का था ही नहीं कुछ भी, है ना। बिल्स पेबल में दो रहेंगे, एक रहेगा अल्फा लिमिटेड का, एक रहेगा बीटा का। अल्फा का बिल्स पेबल कितना है चेक करेंगे। देखो 16,800 है, और बिल्स पेबल में, बीटा लिमिटेड के बिल्स पेबल में 8,000 रुपये अल्फा लिमिटेड के लिए है। मतलब बीटा लिमिटेड ये बता रहा है कि मुझे अल्फा लिमिटेड को 8,000 देना है, उसमें से अल्फा लिमिटेड ने 2,000 रुपये का डिस्काउंट कर लिया, तो जितना डिस्काउंट कर लिया वो माइनस कर दो आप, तो 6,000 का बिल्स पेबल ऐसा है जो बीटा लिमिटेड ने अल्फा लिमिटेड को देना है। और ये अल्फा लिमिटेड के बुक्स में दिखा रही है वो बिल्स रिसीवेबल में 6,000 यहाँ पे, ठीक है। जो बोल रही है बीटा अल्फा लिमिटेड की मुझे बीटा लिमिटेड से लेना है। अब एक बैलेंस शीट बताएगी लेना है, दूसरी बैलेंस बता रही देना है, और दोनों को तो हम अभी मर्ज ही कर रहे हैं। हम ये डेटर्स को भी तो बिल्स रिसीवेबल को तो ऐड करके, लेकिन तो एक ही बैलेंस शीट में दिखेगा, लायबिलिटी साइड में देना है, एसेट साइड में लेना है, तो वो एक ही बैलेंस शीट में वैसा दिखाते नहीं है। हम लायबिलिटी से भी उसको हटा देते हैं और एसेट से भी हटा देते हैं, क्योंकि हम एज अ ग्रुप का बैलेंस शीट जब बना रहे तो ग्रुप खुद ही खुद को थोड़ी ना पैसे देगी और लेगी, तो इसलिए आप यहाँ से भी 6,000 हटाएंगे और बिल्स रिसीवेबल से भी 6,000 हटाएंगे। तो और अल्फा लिमिटेड का तो कुछ है ही नहीं बिल्स पेबल, है ना, सिर्फ बीटा लिमिटेड का ही है बच्चे। तो चलो लिख देते हैं 16,800 में से आपको 6,000 रुपये माइनस करना है, तो इसको मिटा लेते हैं, अल्फा की जगह सिर्फ बीटा रहेगा, अल्फा का है ही नहीं, बीटा का 16,600 में से 6,000 रुपये माइनस हो जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रहेगा, ये दोनों का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों का है, तो ये अल्फा का भी लिखेंगे अपन और बीटा का भी लिखेंगे। इसमें भी एडजस्टमेंट रहने वाला है, पढ़ो एक बार। एडजस्टमेंट क्या है? अल्फा लिमिटेड के क्रेडिटर में 24,000 है जो ड्यू टू बीटा लिमिटेड है, मतलब अल्फा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को 24,000 रुपये देना है। सेम इसके क्रेडिटर में दिखा रहा है, तो बीटा लिमिटेड के डेटर्स में 24,000 जुड़ा होगा, तो ये यहाँ बता रहा है बीटा लिमिटेड की मुझे अल्फा से लेना है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एसेट साइड में दिखने वाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। 24,000 इसके अंदर भी है, 24,000 इसके अंदर भी है, तो हम यहाँ से भी हटा देंगे 24,000, यहाँ से भी हटा देंगे 24,000। कारण क्या है, एक ही बैलेंस शीट में मैं यही नहीं बता सकता कि मुझे खुद को ही देना है और खुद से ही लेना है, ऐसा गलत है। तो
ये 16,800 है, मैंने उधर 16,600 लिखा, उसको अपन चेंज कर लेंगे। ये बस 94,200 और ये 18,000 है, और हमें उसमें 24,000 रुपये माइनस करना है 94,200 में से। एक तो ये 16,800 है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये 94,200 में से 24,000 हमें माइनस करना है, ये देना नहीं था, बचा हुआ रहेगा 18,000। ये फाइनल फिगर कितना हो जाएगा? 16,800 माइनस 6,000, ये हो जाएगा 10,800। फिर 94,200 माइनस 24,000। ये पहले तो ये इधर साइड ही हम लिखते हैं 70,200, ठीक है। बीटा लिमिटेड का 18,000 रुपये था ना, देख लेते एक बार कंफर्म। हाँ भाई 18,000 है, बीटा लिमिटेड का 18,000 वैल्यू है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 70,200 प्लस 18,000, ये हो जाएगा 88,200। समझ में आया कैसे आया? हमने दोनों के ही क्रेडिटर लिए, अल्फा का एक्चुअल में 94,200 था, पर एडजस्टमेंट में लिखा था इसमें से 24,000 तो हमें बीटा को देना है, तो बीटा के हम डेटर से हटाने वाले हैं, अल्फा के हम क्रेडिटर से हटाएंगे, ठीक है। और ये हम बिल्स पेबल में था कि 6,000 जो था, वैसे तो 8,000 लिखा था, पर 2,000 जो डिस्काउंट कर दिया वो आपको हटा देना है। तो ऐसा था कि 6,000 बिल्स पेबल है अल्फा में, मतलब बीटा में क्या है, सॉरी, बीटा में बिल्स पेबल में 6,000 है, अल्फा में बिल्स रिसीवेबल में 6,000 है, तो वो भी 6,000 हम दोनों जगह से हटाएंगे। इन शॉर्ट क्रॉस बैलेंस है ना, तो आप एक जगह बिल्स पेबल से हटाओ, एक जगह बिल्स रिसीवेबल से हटाओ, एक के क्रेडिटर से हटाओ, दूसरे के डेटर से हटाओ, बस देख लो कौन क्रेडिटर है कौन डेटर है, इसका टोटल कर लो। ये आया बच्चों 99,000, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 99,000। इसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी डेट्स, इंटर कंपनी डेट्स। अब चलो पांचवा हमें करना है, नोट नंबर 5, ये है नोट नंबर 5, यही बना लेते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा इसमें बिल्डिंग है और मशीन है, पहला बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी अल्फा का भी लेंगे और हम बीटा का दोनों का लेंगे। वैसे ही हम मशीनरी की वैल्यू लेंगे, ये भी अल्फा और बीटा दोनों का, और ऊंचा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू है। और बीटा के बिल्डिंग को हमें 40,000 से बढ़ाना है और मशीनरी को 20,000 से घटाना है, रिवैल्यूएशन जो हमने शुरू में करके रखा हुआ है। बिल्डिंग है 3 लाख और 3,60,000 है, मशीनरी है 4,80,000, 2,18,800। पहले बिल्डिंग देख लो, 3 लाख और 3,60,000, बिल्डिंग हो गई 3 लाख, और बीटा का है 3,60,000, प्लस इसमें 40,000 ऐड होने वाला है, ये कितना हो गया 4 लाख। समझ में आ रहा है 40,000 क्यों ऐड किया? रिवैल्यूएशन है। अल्फा लिमिटेड की मशीनरी देख लो और बीटा लिमिटेड की मशीनरी देख लो। वो अल्फा लिमिटेड की जो मशीनरी है वो है 4,80,000 और ये है 2,18,800, 2,18,800। इसमें से 20,000 माइनस होने वाला है, 2,18,800 माइनस 20,000 जो रिवैल्यूएशन है, ये हो जाएगा 198,800। अब इन दोनों की टोटल बाहर, तो ये होगी बेटा 7 लाख, ये हो जाएगी 5,98,800।
इनका टोटल कर लेंगे। 7 लाख प्लस 5,98,800, ये 12,98,800 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? दोनों की हमने जो एसेट की ले लिए वो बिल्डिंग और मशीनरी, और उसमें हमने जो रिवैल्यूएशन के चेंजेस थे वो इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो ये हमारा जो है नोट नंबर 5 की वैल्यू आ गई 12,98,800। 12,98,800। उसके बाद हमारा है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में एक ही है बेटा, गुडविल। वो कितना आया था देख लो, 1,53,600। ये गुडविल है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त हमने निकाले थे 1,53,600 का टोटल भी उतना ही रहेगा। वो यहाँ लिख देंगे 1,53,600। चलिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी हमें नोट बनाना है। तो मैं इसके नीचे नीचे नहीं कर रहा हूँ, अब अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है? अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो ये नोट नंबर कौन सा है? ये हो गया 7, 8, 9 अभी है। 7th नोट नंबर है बच्चों इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में तो सिंपल है, आप दोनों का बस लिख दो, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, अल्फा और बीटा का। तो चेक कर लेते क्या है, ख़त्म ही करते इसको भी। तो बेटा 2,40,000, ये शेयर इन बीटा लिमिटेड को कुछ नहीं करते, इन्वेस्टमेंट हमें एलिमिनेट करना होता है। हमने ये शेयर भी नहीं लेते बीटा लिमिटेड का, और ये इन्वेस्टमेंट अल्फा लिमिटेड का नहीं लेते हैं। 2,40,000 और 72,000 रुपये हमें लिखना है इन्वेंट्री में। 2,40,000 और ये 72,000, ये होगी बच्चों 3,12,000। ये टोटल आप कहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में? 3,12,000। शेड्यूल नंबर 8 बनाएंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें एक तो है बिल्स रिसीवेबल, इसमें सिर्फ ये अल्फा लिमिटेड का बिल्स रिसीवेबल है। अब अल्फा लिमिटेड का बिल्स रिसीवेबल जितना भी है, मैंने बताया आपको 6,000 का उसमें एडजस्टमेंट करना रहेगा, तो वो 31,600 है। ठीक है, तो 31,600 में से हमें 6,000 रुपये माइनस करना है। 31,600 में से 6,000, ये हो जाएगा 25,600। उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल की जगह, मतलब सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स हो गया, तो ये भी दोनों का, अल्फा और बीटा का। अब इसमें लिखा था ना कि अल्फा लिमिटेड में 24,000 का ड्यू है बीटा लिमिटेड को क्रेडिटर्स का, चेक करो। हमने अल्फा लिमिटेड के क्रेडिटर से माइनस कर दिए थे 24,000 रुपये। अब बीटा लिमिटेड के डेटर से भी 24,000 रुपये माइनस करना होगा बच्चों में, ठीक है? तभी जाके वो दोनों जगह से इंटर बैंक कंपनी रेट खत्म होगा। तो डेटर से 88,000 और 80,000, 88,000 और 80,000, ये 88,000। और ये जो बीटा लिमिटेड का 80,000 रहेगा, तो उसमें से हमें 24,000 रुपये माइनस करना। 56,000 रुपये हो गया। टोटल कर देंगे इसको 88,000 से, ये हो गया 1,44,000। इनका टोटल देख लो 25,600, ये हो गया 1,69,600। 1,69,600। बस अब लास्ट वाला नोट बचा है, बहुत आसान है वो तो। नोट नंबर 9 इधर बना देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें तो सिर्फ कैश बैलेंस है इसका, अल्फा और बीटा का।
देख लो बैलेंस शीट में कितना है, लिख दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो 29,000 अल्फा का है और 16,000 बीटा लिमिटेड का है। अल्फा का 29,000, बीटा का 16,000। टोटल आ गया 45,000, और ये 45,000 हमें बैलेंस शीट में लिख देना है। बस इतना लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे। 1298,800 प्लस 153,600 प्लस 3,12,000 प्लस 169,600 प्लस 45,000, ये आ रहा है 19,79,000 टोटल। ऊपर का टोटल भी करेंगे हम लाइबिलिटी साइड का। बच्चों ये ऊपर है 10 लाख प्लस 6,53,600 प्लस 146,400 प्लस 1,60,000 प्लस 99,000, ये आ रहा है 20,59,000। फिर से देख लेते, थोड़ा गलत लग रहा है। 10 लाख रुपीज हो गया, प्लस 653,600 हो गया, 1,60,000 हो गया, 99,000 हो गया। 20,59,000 आ रहा भाई, ये का टोटल फिर से एक बार कर लेते हैं। 12,98,800 प्लस 1,53,600, 3,12,000 प्लस 169,600, 45,000। 80,000 का फर्क आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है? ओ, तो है ये टोटल सही है, 1,60,000 सही है ये भी सही हो गया। इन्वेंट्री 3,12,000, 40,000 ये लिखे हैं अपन ने। क्वेश्चन एक बार देखते हैं, मिसमैच तो नहीं आना चाहिए था। बैलेंस शीट मैच है क्या? 10 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 1,14,400, 1,60,000। हाँ बैलेंस शीट तो मैच है ये वाली। इधर में देख लेते, 3 लाख प्लस 4,80,000, 6,80,000, 2,40,000, 31,600, 88,000। क्वेश्चन तो सही है भाई, ढूंढना पड़ेगा मिस्टेक। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है तो शेयर कैपिटल तो बराबर है बच्चों। हम इधर की कैलकुलेशन में एक बार देख लेते हैं। 240 बराबर है 258, ये हमने उधर ले लिए है, 80,000 और लिए थे।
आ गया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ये गुडविल में गया 6,80,000 बराबर है वो। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू सही लिखा हो क्या मैंने, चेक करते एक बार। बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट का ओके। देखो बच्चों, मशीनरी की गलती होगी लिखने में। मशीनरी 4,80,000 की है। मे बी आपने पहले ही देख लिया होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है, 480 है। वीडियो से तो फेंक के भी नहीं मार सकते आप कि सर आपको अकल नहीं है क्या। इसका फ़र्क आ रहा है बच्चे। ये जो मशीनरी है ना, 480 है, गलत हो गया हो। 4,80,000 अपॉन 198,800, तो 678,800 रहेगा। ये टोटल बदल जाएगा, 7 लाख प्लस 678,800, ये हो जाएगा 1378,800। ठीक है, और यहाँ पे भी वही रहेगा, इसके कारण फ़र्क था। 1378,800, 1378,800। इनका टोटल करेंगे तो उतना आ जाएगा। देखो 1378,800 प्लस 153,600 प्लस 3,12,000 प्लस 169,600 प्लस 45,000, तो ये आ गया 20,59,000। कितना अच्छा लगता है मैच होने के। 20,59,000। ठीक है, तो समझ लो अभी ये, यदि मिसमैच नहीं हुआ रहता तो जो समय अभी एक्स्ट्रा गया है पेपर में, आपके भी उत्ते जा सकते हैं यदि गलती होगी तो। अपने को, मेरे को अमाउंट लिखने में वो गलती हो गई थी, 4 की जगह 480 की जगह हमने 4 लिख दिया। तो ये है बच्चों, ये हम एक बोल सकते हैं कि फुल फ्लेज हमने अभी बैलेंस शीट सॉल्व किया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें थोड़ी सी है ट्रिकी, क्या चीज़ है, बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट रहेगा। बिल्स रिसीवेबल में कुल मिला के यदि कोई भी चीज़ दिया है, यदि डिस्काउंटिंग जो जितने का हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कई बार सेंटेंस बदल देते हैं। डिस्काउंटिंग यदि हुआ है तो आपको क्या करना है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, एक केस में बिल्स पेबल रहेगा, दूसरे केस में वो बिल्स रिसीवेबल रहेगा, उसमें से आपको माइनस करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेनली था, और पेपर में ये आया तो 16 मार्क के लिए आएगा। तो कुल मिला के यदि इस क्वेश्चन को हम समअप करते हैं, तो पहले तो इसमें भी हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाले, जिसके लिए हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ा। उसके बाद सेकेंड हम इसमें फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले। ठीक है, थर्ड हम इंटर कंपनी डेट जो भी था उसको एलिमिनेट किए। इसमें रिवेल्युएशन का पॉइंट भी था जिसको ध्यान में रखना जरूरी था, क्योंकि 31 मार्च 2018 को रिवेल्युएशन किया गया था, इसलिए हमने पूरे जो रिवेल्युएशन का अमाउंट है उसको पोस्ट एक्विजिशन माना, रेवेन्यू प्रॉफिट के पर्पज के लिए माना। तो ये क्वेश्चन के लिए इतना ही। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हम अभी अगले क्वेश्चंस करेंगे लेके, अभी 1-2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।